गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जहाँ तक अपन ने बात की थी उससे आगे चल रहे हैं। अपन बात कर रहे थे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 19 के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बात कर चुका था। अब अपन आगे चल रहे हैं अनुच्छेद 20, 21 व 22 की तरफ। अगर हम देखें तो अनुच्छेद 20 व 21 में दिए गए अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किए जा सकते। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपातकाल के अंदर भी इन दोनों अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट रूप से हमें ध्यान में रखना है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि इनमें है क्या। तो अनुच्छेद 20 के अंदर 3 बातें कही गई है। अनुच्छेद 20(1) के अंदर कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर वही कानून लागू होगा जो अपराध के समय लागू था। कहने का मतलब जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया उस समय जो कानून लागू था, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे संजय दत्त को जब गिरफ्तार किया गया और संजय दत्त ने जो अपराध किया था उस समय टाडा कानून लागू था, लेकिन जब निर्णय हुआ उस समय पोटा कानून आ गया, लेकिन उसके ऊपर लागू कौन सा होगा? टाडा कानून ही लागू होगा। ये कहने का मतलब है। अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। कि एक बार किसी ने अपराध किया, उसको दंड दे दिया गया, तो ऐसा नहीं कि उसको दोबारा उसी अपराध के लिए दंड दिया जाए। इस प्रकार की स्थिति इसके अंतर्गत नहीं है। और अनुच्छेद 20(3) के अंदर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कई बार ज़बरदस्ती जो एक तरह से गवाही ले ली जाती है थाने में और कुछ प्रकार की स्थिति होती है, तो वो अगर न्यायालय में जाके जो बात कहता है वही बात मुख्य रूप से न्यायालय मानता है। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति के अंदर बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपने विरुद्ध गवाही दे। ये तीनों चीज़ें अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कही गई है। जहाँ तक अनुच्छेद 21 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। सबसे पहली बात तो ये हमें ध्यान में रखनी है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति ने कोई कैसा भी अपराध क्यों ना किया हो, किसी की हत्या ही क्यों ना की हो, लेकिन जब तक उस निर्धारित प्रक्रिया का पालन न कर लिया जाए, पूरी तरह से उसको अपनी बात कहने का पूरा मौका ना दे दिया जाए, तब तक किसी भी स्थिति के अंदर उसके जीवन या जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर हम देखें तो हमें पता है अच्छी तरह से कि प्रमोद महाजन की हत्या उसके ब्रदर ने की थी और थाने में जाके कह भी दिया था कि मैंने हत्या की है। उसके बावजूद भी कानूनी प्रक्रिया सारी चली। इवन कसाब जैसे व्यक्ति के लिए भी कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया। इंदिरा गांधी हत्याकांड, राजीव गांधी हत्याकांड, सब के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया गया है और ये अपने आप के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ है। एक चीज़ और ध्यान रखा, अनुच्छेद 21 के अंदर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक तरह से अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था अधिकार के रूप में कर दी गई है और ये अपने आप के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण तरीके का है जो कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ अनुच्छेद 21 के अंदर एक तरह से दैहिक स्वतंत्रता है पूरी तरह से। एक तरीके से मेनका गांधी केस के अंदर स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया था कि व्यक्ति को अपने हिसाब से एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए विदेश भ्रमण की बात भी है, स्वस्थ पर्यावरण की बात भी है। इस प्रकार की स्थितियां इसके अंतर्गत सब कुछ कही गई है जो कि अनुच्छेद 21 की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर अनुच्छेद 22 ये असल के अंदर बंदीकरण की अवस्था के अंदर 2 अधिकार प्रदान किया करता है। यानी जब भी किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसके सामने 2 अधिकार होते हैं। नंबर 1, बंदी बनाए जाने का कारण पूछने का अधिकार। वो पूछ सकता है कि मुझे क्यों बंदी बनाया गया। और दूसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने का अधिकार है और इसके अंदर थाने से न्यायालय तक लाने का समय अतिरिक्त होता है। ये स्थितियाँ इसके अंतर्गत रखी गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि न्यायालय के अंदर उसको 24 घंटे के अंदर उपस्थित कराना जरूरी है। हाँ,
जैसे अतिरिक्त जो मैं जो कह रहा हूँ कि इसमें थाने से न्यायालय तक समय लाने का अतिरिक्त है, क्योंकि जब भी कानून बने थे उस समय कम्युनिकेशन के साधन इतने नहीं थे और इस कंडीशन के अंदर किसी को लाने में टाइम लगता था, तो वो जो टाइम लगता था बस खाली वही चीज़ इसके अंतर्गत की गई है, बाकी कोई भी चीज़ इसके अंतर्गत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 22 किन दो तरह के लोगों पर लागू नहीं होता। तो पहली चीज़ शत्रु देश के निवासियों पर लागू नहीं होता यानी कि, और दूसरा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होता। ये दो चीज़ें हमें महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखनी है कि इन दो व्यक्तियों के ऊपर ये लागू नहीं होता। अब प्रश्न उपस्थित होता है निवारक निरोध से क्या मतलब है। निवारक निरोध का मतलब होता है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के नज़रबंदी। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडित करना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इसके अंदर अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। यदि 3 महीने से अधिक समय के लिए किसी की नज़रबंदी बढ़ानी है तो एक परामर्शदाता मंडल का गठन करना होगा, जिसमें उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे। यदि ये मंडल 3 महीने से अधिक की अनुमति दे देता है तो नज़रबंदी बढ़ाई जाएगी, अन्यथा नहीं बढ़ाई जा सकती। भारत में आज तक अगर हम देखें आज की तारीख के अंदर तो निवारक निरोध के अंतर्गत निम्न अधिनियम पारित किए जा चुके हैं। सबसे पहले 1950 में निवारक निरोध अधिनियम के नाम से अधिनियम बना जो 1968 तक चलता रहा। उसके बाद 1971 में मीसा अधिनियम आया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। ये अधिनियम जो था वो 1978 तक चला ये, और उसके बाद में ये समाप्त हुआ। 1981 में फिर एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया जो आज भी चल रहा है। 1985 में टाडा कानून आया, आतंकवादी तथा विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम, जो 95 तक चलता रहा। और सन 2002 के अंदर पोटा अधिनियम आया, आतंकवाद निरोध अधिनियम, जो सितंबर 2004 में खत्म हुआ। अगर हम देखें तो वर्तमान में केवल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ही अस्तित्व में है। ये स्थिति इसके अंतर्गत की गई है। आज यहाँ तक, बाकी बात अपन कल करेंगे। थैंक यू सो